लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्पादन के में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है जब देश के सम्मुख होती है स्थिर अवसर लागत, गिरती अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत या अनिश्चित अवसर लागत। तो देखिए, जो बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति होती है उसके अंतर्गत देश में आंशिक विशिष्टीकरण की स्थिति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आंशिक या अपूर्ण विशिष्टीकरण बढ़ती हुई अवसर लागत के स्थिति में होगा, क्योंकि बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत आईपीसी वक्र नतोदर होता है। यदि उत्पादन संभावना वक्र के कटान बिंदु का ढाल अधिक होगा तो लंब अक्ष की वस्तु सस्ती लागत होगी, और यदि कटान बिंदु का ढाल कम होगा तो एक्स अक्ष की जो वस्तु है वो कम लागत की होगी। देखिए, ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है। ये इधर वाई वस्तु दिखा देते हैं और इधर एक्स वस्तु दिखा देते हैं। E1 दिखा दिया और E2 दिखा दिया। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। E2 पर Y वस्तु सस्ती होगी और E1 पर X वस्तु सस्ती होगी। तो इस हिसाब से जब बढ़ती हुई अवसर लागत होगी तो आंशिक विशिष्टीकरण की स्थिति होगी। ठीक है, ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं, जो टीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जीआईसी लेक्चर इन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके अलावा हमारा 15 पहले जो प्रैक्टिस सेट आए हैं वो आप वीडियो पर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपूर्ति, पूर्ति भी कह सकते हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, ये कथन किसने कहा है? देखिए, ये कथन लगभग सभी लोगों को मालूम होगा। ये कथन है JB से का। JB से का कहना है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो पूर्ति है अगर वो बाज़ार में आ जाए तो वो खुद ब खुद अपने लिए मांग पैदा कर लेगी। कि कोई, उनके अनुसार कोई भी जो उत्पादक है वो जो बाज़ार में वस्तुओं को लेकर आता है वे केवल उन्हें अन्य वस्तुओं से अदला बदली करता है। से का मत है कि उत्पादन की कोई भी क्रिया बेरोजगार श्रमिकों तथा अन्य साधनों को रोजगार देगी। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन का जो मूल्य होगा उसके बराबर साधनों को आय सृजित हो जाएगी। आप बाज़ार में कितना भी आपूर्ति लेकर आ जाएं, प्रोडक्शन लेकर आ जाएं, वो अपनी मांग खुद पैदा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार की क्लासिकी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बचत को रिसाव मानता है, ये मानता है कि वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पाद के बराबर होती है, ये मानता है कि समस्त पूर्ति पूर्णतः बेलोजदार होती है, और ये मानता है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति नहीं है। इन चारों में से कौन सी ऐसी मान्यता है जो रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत के संबंध में सही नहीं बैठती? तो देखिए, यहाँ पर जो मान्यता नंबर 1 दे रखी है कि ये बचत को रिसाव मानता है, ये गलत है। जो क्लासिकी अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया है कि बचत रिसाव नहीं है उनके अकॉर्डिंग। जबकि जो किन्जियन थ्योरी है वो ये कहती है कि बचत रिसाव है, कि जो हमारी आय का जो हिस्सा बचा लिया जाता है वो निवेश नहीं हो पाता। ये ऐसा किन्जियन थ्योरी में माना जाता है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हैं वो बचत को रिसाव नहीं मानते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र को स्वतंत्र मान लिया जाए तथा अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। हस्तक्षेप का मतलब सरकार का हस्तक्षेप। तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार होगा, और इनका जो बचत को इन्होंने कभी भी रिसाव नहीं माना है। इसके अलावा जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है, बचत और विनियोग को ब्याज दर के सापेक्ष माना है उन्होंने। उनका मानना है कि जो बचत और विनियोग है वो ब्याज दर से प्रभावित होते हैं। ये कुछ बातें हैं क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के बारे में जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
इसके बाद जो अगला है वो है अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। अतिरेक मूल्य सिद्धांत जो है उसका मतलब है कि पूंजीपति अपने श्रमिकों को उनकी मजदूरी के मूल्य से कम मजदूरी देते हैं। समझे, मतलब ये है कि जो पूंजीपति होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो जो कमाते हैं उसमें मज़दूरों का जितना हिस्सा होना चाहिए उससे कम वो मजदूरी मज़दूरों को देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो श्रम का अतिरेक मूल्य है उसके द्वारा ही पूंजीपति अमीर होता है। यानी जो श्रमिकों का हिस्सा था उनको मजदूरी के तौर पर पूरा न देकर कम दिया गया, वही पैसा बचाकर जो पूंजीपति हैं वो अमीर बनते हैं। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है और इसी वजह से पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी संचय हो जाता है, जो वर्ग संघर्ष का कारण बनता है, यानी मजदूर क्रांति करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि श्रम की मांग क्या कहलाती है। प्रत्यक्ष मांग है, आय मांग है, तिर्यक मांग है या व्युत्पन्न मांग है। देखिए, श्रम की जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग है। व्युत्पन्न मांग का मतलब क्या होता है, एक तो ये है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आपको साबुन चाहिए, आपको कोई पाउडर चाहिए या आपको खाने का कोई भी सामान चाहिए, आप वो लेने बाज़ार में गए तो आपने सीधी मांग करी, लेकिन उस चीज़ की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको बनाने के लिए जो श्रम की मांग होगी, यानी उस चीज़ की डिमांड बढ़ने के कारण श्रम की मांग उत्पन्न होगी, इसलिए ये एक व्युत्पन्न मांग कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप, अल्पकाल, पूर्ण रोजगार या प्रभावपूर्ण मांग। तो देखिए, जो सरकारी हस्तक्षेप है, कीन्स सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक थे। उनके अनुसार यदि मंदी की व्यवस्था को दीर्घकाल के लिए टालना है तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और विकासशील देशों में तो खास तौर पर करना पड़ेगा। और जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकाल से संबंधित है। प्रभावपूर्ण मांग उनके रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। तो जो पूर्ण रोजगार है वो कीन्स के रोजगार से संबंधित नहीं है। कीन्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही अप्रयुक्त क्षमता मौजूद रहती है और ऐसी स्थिति बहुत ही रेयर है जब पूर्ण रोजगार को पहुंचे, और पूर्ण रोजगार से पहले भी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण रोजगार सही है। पूर्ण रोजगार कीन्स के रोजगार के सिद्धांत से संबंधित तथ्य नहीं है, ये प्रतिष्ठित सिद्धांत से संबंधित तथ्य है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। एडम स्मिथ, माल्थस, डेविड रिकार्डो या फिर मिल। तो देखिए, जो एडम स्मिथ थे उन्होंने श्रम का विभाजन सर्वप्रथम जो उपयोग किया इस शब्द का एडम स्मिथ ने किया। और एडम स्मिथ का विचार था कि श्रम विभाजन आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। श्रम विभाजन सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए, मजदूरी कोष सिद्धांत जो है, ऑप्शन तो यहाँ पर जे.एस. मिल ठीक है, क्योंकि जो मजदूरी कोष सिद्धांत है वो जे.एस. मिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो मिल के अनुसार जो एम्प्लॉयर है यानी जो नियोक्ता है, जो रोजगार देता है, पूंजी की एक निश्चित मात्रा श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए अलग रखते हैं। ये मात्रा स्थिर एवं नियत होती है और इसे मजदूरी कोष कहते हैं। जे.एस. मिल का ये वक्तव्य है और ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मजदूरी कोष सिद्धांत जे.एस. मिल, श्रम विभाजन एडम स्मिथ, ये आपको इस तरह से पॉइंट वाइज सब याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कथन और कारक से संबंधित है। इसमें कथन दे रखा है कि क्लासिकी मॉडल में निवेश मांग को आय तथा रोजगार में परिवर्तन से स्वतंत्र माना जाता है। दूसरा, इसमें तर्क दे रखा है कि यहाँ मजदूरी की कीमत की लोचशीलता है जो क्लासिकी मॉडल में पूर्ण रोजगार लाती है। ऑप्शन आपके सामने है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दे रखा है कि क्लासिकी मॉडल में निवेश मांग और आय अथवा रोजगार में परिवर्तनों से स्वतंत्र माना जाता है, ये गलत है। और दूसरा जो दे रखा है, यहाँ जो क्लासिकी मॉडल है वहाँ कीमत की लोचशीलता है जो क्लासिकी मॉडल को पूर्ण रोजगार लाती है, ये वाली बात यहाँ पर
सही है। क्लासिकी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत तथा निवेश ब्याज दर पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कीन्सियन मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये संसाधनों का पूर्ण उपयोग को मानते हैं। तो देखिए, संसाधनों के पूर्ण उपयोग को नहीं मानते हैं, बल्कि कीन्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही एक अतिरेक उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है। ये दूसरा दे रखा है कि ये मुद्रा बाजार की उपेक्षा करते हैं। ये मुद्रा बाजार की उपेक्षा नहीं करते हैं और पूर्ति को ये निर्धारित नहीं मानते हैं। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, जॉन मेनार्ड कीन्स जो इनका पूरा नाम है, इनके बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि इन्होंने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनकी आलोचना करते हुए अपना रोजगार सिद्धांत दिया और प्रभावी मांग को इन्होंने सबसे प्रारंभिक बिंदु माना अपने सिद्धांत का। साथ ही साथ प्रभावी मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति जिस बिंदु पर एक बराबर होंगे वहीं इन्होंने संतुलन का बिंदु को माना है अपने रोजगार सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्यूसनबरी की राय थी कि अल्पविकसित देशों में निम्नलिखित में से किस कारण से भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, ड्यूसनबरी का मानना था कि जो अल्पविकसित देश है या विकासशील देश है, तो उसके जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो जो विकसित देशों का रहन सहन है उसकी कॉपी करना चाहते हैं। इसलिए अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने दिखावे पर खर्च कर देते हैं, जिससे निवेश कम हो जाता है। तो ये प्रभाव आपका प्रदर्शन प्रभाव आएगा। जिस वजह से भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो होता है आपका प्रदर्शन प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोजगार संबंधी केन्स के सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से कौन उपेक्षित था। यानी इन चारों बातों में से कौन सी ऐसी बात है जो केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में जिसका वर्णन नहीं किया है। यानी अपेक्षाओं की भूमिका है, पूंजी स्टॉक की भूमिका है, सरकार की भूमिका है या फिर उपभोग की भूमिका है। तो देखिए, ये तीनों ही ए, सी और डी, इन तीनों ही पॉइंट्स पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन पूंजी स्टॉक की भूमिका को केन्स ने उपेक्षित रखा है। तो पूंजी स्टॉक के बारे में उन्होंने कोई भी वर्णन अपने किसी भी सिद्धांत में, रोजगार सिद्धांत में किसी भी जगह नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि किसके आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस मूल में रहते थे। तो इसका ऑप्शन भी प्रोफेसर कीन्स है। प्रोफेसर कीन्स वो अर्थशास्त्री हैं जिनके विचारों का मूल आधार माल्थस के विचार हैं। उन्होंने माल्थस के दिए हुए कई सारे कॉन्सेप्ट को सही माना और उन्हीं को आगे वैज्ञानिक तौर पर विकसित करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला आ जाता है कि से के नियम के अनुसार बेरोजगारी कैसे समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, मजदूरी में कटौती, नहीं, मजदूरी में बढ़ोतरी, मजदूरी में गिरावट, मजदूरी पर कर लगाना या मजदूर के साथ आर्थिक सहायता देना। देखिए, जब से का बाजार नियम है उनके अनुसार कहना यह है कि मजदूरी में यदि गिरावट कर दी जाए तो बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर दिया जा सकता है। उनका तर्क ये है, मान लीजिए कि मजदूरी के तौर पर 1000 रुपये बांटे जा रहे हैं और 10 लोगों को अगर वो मजदूरी दी जाए तो 100 करके 10 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, 100 रुपये मिलेंगे सबको। लेकिन अगर आप उसी मजदूरी को 20 लोगों में बांट दें, यानी 50 रुपये मजदूरी कर दें, तो अधिक लोग मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे। जेबीसी का ऐसा मानना है कि वर्तमान मजदूरी की दरें जो प्रचलित हैं उसमें यदि मजदूरी में कटौती कर दी जाए तो थोड़े और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसी प्रवृत्ति इनकी थी। मजदूरी कीमत लोचशीलता दी होने पर आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियां पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार कायम रखने की प्रवृत्ति रखती हैं और उसी के स्तर पर उत्पादन करती हैं। इस कारण इन्होंने मजदूरी में गिरावट को बेरोजगारी को समाप्त करने का औजार माना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बात जेबीसी के संबंध में सही है। जब जेबीसी की बात आएगी तभी मजदूरी में गिरावट को आप बेरोजगारी दूर करने के साधनों में टिक करेंगे, अदरवाइज़ ये कोई सही साधन नहीं है मजदूरी को दूर करने का और ना ही ऐसा हो सकता है। इसके बाद अगला है
कि संतुलित बजट गुणक का संख्यात्मक मान क्या होता है। देखिए ये तो आप या तो उसे याद रख लें, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि संतुलित बजट गुणक का संख्यात्मक मान क्या है, तो आप 1 पर लगा दें। संतुलित बजट गुणक का जो संख्यात्मक मान होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला इसका होता है वो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी, डेल्टा जी माइनस C/1 माइनस सी और इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है। कभी कभी क्वेश्चंस में कई सारे फार्मूला देकर ये पूछ सकता है कि इसमें से संतुलित बजट गुणक का सही फार्मूला या सही सूत्र क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी, डेल्टा जी माइनस C/1 माइनस सी, डेल्टा टी। डेल्टा परिवर्तन का द्योतक होता है, कम या बढ़ती कोई भी हो सकता है। वाई बराबर इनकम होती है, सी फॉर कंजम्पशन और जी फॉर गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से दिखाएंगे, और टी का मतलब टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कीन्स का अर्थशास्त्र अधिक बल देता है मौद्रिक नीति पर, राजकोषीय ब्याज दर निर्धारण पर, राजकोषीय नीति पर। ये राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति पर या मुक्त व्यापार यंत्र विन्यास पर। देखिए जो मौद्रिक नीति होती है वो हमेशा आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है। मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई यानी किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो मंदी, तेज़ी और जो भी बाज़ार में जितनी भी चक्र होते हैं उनको संतुलित करने की कोशिश करता है। और राजकोषीय नीति जो है वो सरकार द्वारा घोषित होती है। वो सरकारी प्रयास होते हैं समाज अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए। सरकारी प्रयासों को राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाएगा, जबकि साख को नियंत्रण करने के लिए जो प्रयास करे जाएंगे आरबीआई द्वारा उसको हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत रखेंगे। ब्याज दर को आप सब लोग जानते ही होंगे। और मुक्त व्यापार जो होता है वो होता है ऐसा दो देशों के बीच ऐसा व्यापार जिसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी तरह के ना हो। तो कीन्स का अर्थशास्त्र जो है वो मौद्रिक नीति पर बल देता है। कीन्स ने अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति पर ही अधिक बल दिया है। और कीन्स अपने रोजगार सिद्धांत में कहते हैं कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के साथ साथ मूल्य का संचय भी करती है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे वो मुद्रा को तटस्थ मानते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर कहाँ निर्भर करता है? समग्र मांग पर, समग्र आपूर्ति पर, मांग एवं आपूर्ति के संतुलन पर या प्रभावी मांग पर। देखिए जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है, वहीं से स्टार्ट वो होता है। कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग अथवा समर्थ मांग की कमी है उसी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही रोजगार का संतुलन स्तर या निर्धारण और प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। ये देखिए जब कीन्स का रोजगार सिद्धांत आप डायग्राम में दिखाते हैं तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये है एडी एग्रीगेट डिमांड, और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होती है वो आपकी जाएगी ऐसे और यहाँ जाने के बाद वो सीधी हो जाती है। और ये वाला जो बिंदु आता है ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है और यहीं पर रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? ये उद्योगों को हटाने के लिए होता है, निवेश में कमी लाता है, निवेश में वृद्धि करता है, या सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी का होने को क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय कम हो जाएं तो क्राउडिंग आउट उस सिचुएशन को कहते हैं। सार्वजनिक व्यय में, जिसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, जब उसमें वो बढ़ता है तो पूंजी बाजार में संसाधनों की कमी होने लगती है और ब्याज दर में वृद्धि होने लगती है। फलस्वरूप निजी क्षेत्र के जो विनियोग में होने वाली कमी है उसको हम क्राउडिंग आउट कहते हैं।
राजकोषीय घाटे में वृद्धि क्राउडिंग आउट इफेक्ट को पैदा करती है। ये आपको याद रखना है कि दे सकता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट पैदा होता है राजकोषीय घाटे में वृद्धि से, ब्याज दर में वृद्धि से, या किसी भी तरह का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो राजकोषीय घाटे से पैदा होता है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। अल्प विकसित देश, भारत भी एक अल्प विकसित देश तो नहीं कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। अल्प विकसित और विकासशील दोनों ही वर्ड बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन जो आजकल के देश हैं उन्हें अल्प विकसित कहना सही नहीं है। अल्प विकसित एक ऐसी स्थिति होती है जहां विकास प्रारंभ ही नहीं हुआ होता है, जबकि विकासशील एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जो देश लगातार विकास की पथ पर अग्रसर हों। तो अल्प विकसित देशों की जगह अगर आप विकासशील शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे नॉर्मली अल्प विकसित और विकासशील एक ही देशों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य होती है, या में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर जो निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय होती है उसका रीज़न होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिक होना, क्योंकि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं यहाँ लोगों की आय बहुत कम होती है और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देना होता है। साथ ही साथ ये लोग जैसे गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो दिखावे पर भी बहुत खर्च करते हैं, और नक्शे और ड्यूजनबरी जो प्रभाव की बात करते हैं उनके अनुसार भी अल्प विकसित देशों में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले संपन्न वर्गों का उपभोग व्यवहार पश्चिमी देशों के उपभोग व्यवहार से प्रभावित होता है। इससे उसकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है और पूंजी संचयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनकी आय जो है वो कम बनी रहती है। अगर ये लोग दिखावे पर खर्च ना करें, केवल ज़रूरतों पर खर्च करें, तो कुछ बचा लेंगे और उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे जिससे इनकी इनकम बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्फीति अंतराल मापता है समग्र मांग के समग्र पूर्ति पर आधिक्य को रोजगार के पूर्ण स्तर से पहले, पूर्ण स्तर पर, या पूर्ण स्तर के पश्चात, या ए और बी दोनों। तो देखिए जो स्फीति अंतराल है वो समग्र मांग पर समग्र पूर्ति के आधिक्य को मापता है और ये रोजगार के स्तर पर इस बात को मापता है। स्फीति अंतराल की अवधारणा भी प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दी गई है, और जब पूर्ण रोजगार का स्तर होता है उस स्तर पर आकर यदि पूर्ति ज़्यादा हो जाए मांग से, तो जो बचा हुआ उत्पादन होता है वो स्फीति अंतराल को पैदा कर देता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। स्फीति अंतराल के जो डायग्राम बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से कुछ होता है कि ये आपको सबसे पहले तो एक लाइन ये होगी, उसके बाद सबसे पहले कंजम्पशन जो आप उपभोग कर रही है जनता, उसके बाद कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई, तीसरी एक वक्र वॉर देखेंगे जहाँ पर आपका सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यदि इस स्थिति में आकर गवर्नमेंट अपने खर्चों को और बढ़ा दे तो ये ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी डैश हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होती है ये स्फीति अंतराल होगी। इसको ए और इसको अगर आप माने तो ए और बी के बीच की दूरी स्फीति अंतराल होगी। इस बिंदु पर आप व्यय एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, नियोजित व्यय कह सकते हैं, और नीचे पर आप प्रोडक्शन या आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी रह जाती है इसको हम स्फीति अंतराल कहते हैं। इस बिंदु पर समग्र पूर्ति जो है वो समग्र मांग से अधिक हो जाती है और ये रोजगार के पूर्ण स्तर पर मापा जाता है और कीन्स द्वारा दी गई ये अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। तो देखिए, श्रम को पूर्ण रोजगार दिया जाए, पूंजी को पूर्ण रोजगार दिया जाए, या प्राकृतिक संसाधनों का या सभी साधनों का। देखिए कीन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था के सभी साधन रोजगार पर हों तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी।
इसमें आपका श्रम भी शामिल होगा, पूंजी भी शामिल होगी और जो जो कुछ हो सकता है सब कुछ शामिल होगा। तो जब सभी साधन रोजगार पर होते हैं तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसको आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब कीन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? बचतों में कमी हो जाएगी, मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी या ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, कहीं से पढ़िए, सही आंसर दीजिए या आपको पता हो तो आप खुद ही बताइए। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।